Dr. Anju Kumari, Assistant Professor, Jamshedpur Women's College, Jamshedpur. Department of Psychology, History of Psychology, Semester 6. My topic is Psychoanalytic of Adler. Adler के मनोविश्लेषणात्मक मनोविज्ञान. Good afternoon, students. In the topics of Psychoanalytic of Adler. एडलर जी का मनोविश्लेषणात्मक मनोविज्ञान. आज हम साइकोएनालिटिक के बारे में, मनोविश्लेषणात्मक के बारे में एडलर जी क्या बताए हैं उनके बारे में हम जानकारी लेंगे. इससे पहले हम थोड़ी सी हिस्ट्री को जानेंगे, उनका जीवन काल को जानेंगे कि एडलर जी का जीवन काल क्या है. एडलर जी का जीवन काल 1872 1937 है. 1870 से 1937 है. उनके बारे में थोड़ी सी 2 लाइन में जानेंगे. एडलर जी अपने माता पिता के दूसरे संतान थे, यानी कि उनसे पहले एक संतान और थे. अब हम एक चीज और जानेंगे कि साइकोएनालिटिक के बारे में जो इन्होंने योगदान दिया, जो काम किया, वो 1 साल उन्होंने इस टॉपिक के नाम को रखा सोसाइटी फॉर फ्री साइकोलॉजिस, यानी कि सोसाइटी फॉर फ्री साइकोएनालिसिस रखा. बाद में 1 साल के बाद इसी नाम को बदलकर सोसाइटी फॉर इंडिविजुअल साइकोलॉजी उन्होंने रख दिया, जो कि आज के डेट में हम एडलर जी का साइकोएनालिटिक नेम को इंडिविजुअल के नेम से जानते हैं. एडलर का व्यक्तिक मनोविज्ञान के योगदान को जानते हैं. स्टूडेंट्स, अगर एग्जामिनेशन में अगर आपको इस तरीके से पूछ देता है कि साइकोएनालिटिक फॉर एडलर, तो आप लोग मिस्टेक नहीं करेंगे. इसी चीज को इंडिविजुअल साइकोलॉजी यानी कि व्यक्तिक मनोविज्ञान को ही डिटेल्स देंगे, डील करेंगे, क्योंकि बहुत पहले जब स्टार्ट में कंट्रीब्यूट उन्होंने किया था तो इनका नाम साइकोएनालिटिक सोसाइटी थी. अब 1 साल के बाद वो नाम चेंज करके इंडिविजुअल साइकोलॉजी रख दिया, यानी कि व्यक्तिक मनोविज्ञान रख दिया. यानी कि क्वेश्चन में दोनों में से जो भी आएगा तो आंसर यही होगा. जानिए कंट्रीब्यूशन में उन्होंने क्या किए. एडलर जी ने मनोविज्ञान, जिसे व्यक्तिक मनोविज्ञान यानी कि इंडिविजुअल साइकोलॉजी कहा जाता है, वे कई महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं. पहला, उनका मनोविज्ञान एक सामान्य बोधक मनोविज्ञान यानी कि कॉमन सेंस साइकोलॉजी के समान था, जिसे समझना काफी आसान था. यानी कि बच्चों, सामान्य बोधक मनोविज्ञान, कॉमन सेंस साइकोलॉजी मतलब कॉमन में जो साइकोलॉजी को हम समझते हैं, इनकी इंडिविजुअल के बारे में जानते थे. दूसरा, उनका मनोविज्ञान काफी आशावादी था, यानी कि ऑप्टिमिस्टिक था कि साइकोलॉजी किस तरह से हम फीलिंग्स करते हैं, किस तरह से ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, उस चीज की जानकारियां मिलती हैं. वे मानव व्यवहार की व्याख्या में हमेशा एक वास्तविक दृष्टिकोण को अपनाए थे. एडलर जी ने यही इंडिविजुअल साइकोलॉजी के बारे में निम्न बिंदुओं पे फोकस करके उन्होंने एनालिसिस के रूप में बताया. नंबर 1 है आंगिक हीनता तथा क्षतिपूर्ति, यानी कि ऑर्गेन इन्फेरिटी एंड कंपनसेशन. नेक्स्ट है सफलता का श्रेष्ठता का प्रयास, स्ट्रेविंग फॉर सक्सेस या सुपरियरिटी. थर्ड है सामाजिक अभिरुचि, सोशल इंटरेस्ट. फोर्थ है जीवन शैली, लाइफ स्टाइल या स्टाइल ऑफ लाइफ. 5 है सृजनात्मक शक्ति, क्रिएटिविटी पावर. 6 है कल्पित सौदस्य, फिक्शनल फाइनलिज्म. 7 लास्ट है जन्म कर्म, यानी कि बर्थ ऑर्डर. बच्चे, हम 7 पॉइंट इनका है एडलर जी के इंडिविजुअल साइकोलॉजी के अंतर्गत. अब हम 7 पॉइंट को अलग अलग से जानना चाहेंगे कि ये सारी पॉइंट है, सारी बिंदुएं क्या बता रहा है, हम लोग को क्या शिक्षा दे रहा है. यानी कि सारे पॉइंट में जो एडलर जी एनालिसिस के बारे में बताएं, इंडिविजुअल के बारे में बताएं, वो क्या बताए, क्या कंट्रीब्यूशन किए, जो हम लोग जानेंगे. आंगिक हीनता तथा क्षतिपूर्ति, ऑर्गेन इन्फेरिटी एंड कंपनसेशन. जानिए 1970 में 1970 में एडलर जी ने एक महत्वपूर्ण शोध पत्र यानी कि आर्टिकल प्रकाशित किया, जिसका नाम था द स्टडी ऑफ ऑर्गेन इन्फेरिटी एंड
इट्स फिजिकल कंपनसेशन। यह एक शोध पत्र में एडलर जी ने यह मत जाहिर किया, यानी कि इसके अंतर्गत उन्होंने यह बात बताया कि ऑर्गेनिक इन्फिनिटी क्या होती है। जैसे कि दृष्टि की कमजोरी, यानी कि दिखाई किसी भी पर्सन को कम पड़ती है, सुनने की कमजोरी, यानी कि सुनने में किसी को तकलीफ है, यानी कि कुछ सुनने में डिस्टरबेंस होती है आदि होती है, यह कहलाती है आंगिकहीनता तथा क्षतिपूर्ति। यानी कि ऑर्गेन की जो इन्फिनिटी होती है, कंपनसेशन कैसे होगी, यानी कि जो कमजोरी है, जो क्षति है, उसे हम कंपनसेशन कैसे करेंगे, कैसे हम उसे पूर्ति करेंगे। वे बताए कि वे अन्य क्षेत्रों में श्रेष्ठता स्थापित करके इस कमी की क्षतिपूर्ति करने की कोशिश करते हैं, उसे ही हम आंगिक हीनता तथा क्षतिपूर्ति कह सकते हैं। बच्चों, इस चीज को हम एग्जाम्पल तौर से हम जान सकते हैं कि सपोज कि किसी भी स्टूडेंट को पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लगता है, इतना कम मन लगता है कि वो अपने लक्ष्य को फुलफिल नहीं कर पाएगा, या फिर सोसाइटी में हाई पर्सन्स वो बन के हाईलाइट बन के नहीं रह पाएंगे, तो वो क्षतिपूर्ति कंपनसेशन किस रूप में करेंगे? अगर उनको खेल में, प्ले में बहुत मन लगता है, उस क्षेत्र में वो नाम हाईलाइट कर सकते हैं, तो उनका क्षतिपूर्ति क्या हुआ? तो इतना हाईलाइट हो जाएंगे कि वो पढ़ने में उनको बिल्कुल मन नहीं लगता है, या फिर उनका डिवीजन बार बार खराब हो रहा है, तो उनका कंपनसेशन इस तरीके से पूरा किया जा सकता है। सेकेंड है सफलता तथा श्रेष्ठता का प्रयास, स्ट्रेविंग फॉर सक्सेस और सुपरियरिटी। इस पॉइंट को 1908 में एडलर जी ने बतलाया कि सभी मोटिवेशन के पीछे, यानी कि सभी अभिप्रेरक पावर के पीछे गत्यात्मक बल, यानी कि डायनेमिक फोर्स या डायनेमिक पावर आक्रामकता होती है, यानी कि एग्रेसिव होती है। जैसे कि हम कोई भी चीज मोटिवेशन रूप में लेते हैं, मोटिवेट होना चाहते हैं, तो हमें एग्रेसिव माइंड बनता है कि नहीं, हम इस चीज को करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे। परंतु कुछ ही समय बाद वे इस प्रनोद यानी कि ड्राइव का नाम बदलकर पुरोषित विरोध कर दिया, जिसका अर्थ ऊपर बतलाए थे। जो फर्स्ट में ये एलर्जी का आंगिकहीनता था, क्षतिपूर्ति है, उसमें बताया गया था कैसे हम क्षतिपूर्ति, कैसे कंपनसेशन करते हैं। उन्होंने बताया कि श्रेष्ठता की कोशिश, मतलब श्रेष्ठता के बारे में हम कैसे कोशिश करते हैं, तो श्रेष्ठता के पद को परिवर्तित करके सफलता का पूर्णता की कोशिश कर दी गई। यानी कि श्रेष्ठ हम नहीं बन सकते हैं, तो हम दूसरे क्षेत्र में हम सफल होकर के उसको कंपनसेशन करते हैं। इसके अंतर्गत भी यही बात बताया कि सफलता तथा श्रेष्ठता की प्रयास, यानी कि सफल किसी अलग क्षेत्र में होके उसके लिए हम श्रेष्ठ बनने की प्रयास करते हैं। इसके अंतर्गत बच्चों एडलर जी ने 4 कैरेक्टरिस्टिक यानी कि 4 विशेषताएं बताए हैं। जैसे कि नंबर 1 में सफलता की कोशिश, मतलब सफलता और श्रेष्ठता जो है इसकी विशेषताएं किस तरीके से बताएं। वो है अभिप्रेरण जन्मजात होता है। किसी भी बच्चों में मोटिवेशनल पावर जो होती है एडलर जी के अकॉर्डिंग वो जन्मजात मतलब बाय बर्थ होता है। जन्म के समय ही शिशुओं के मौजूद रहता है। क्यों? क्या? मोटिवेशन पावर। अतः हीनता के भाव से इसका जन्म नहीं होता है। कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है कि मोटिवेशनल पावर तो जन्मजात होता है, लेकिन हीनता की भावना यानी कि जो इन्वायरमेंट में या किसी प्रकार की उन्हें इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स फील होती है, जिसके कारण उन्हें मोटिवेशन पावर डेवलप नहीं हो पाती है। सेकंड है सफलता की कोशिश, यानी कि सफल होने की कोशिश है, उसमें और क्या विशेषताएं बदलाएं। अभिप्रेरण जन्मजात तो होती है तथा जन्म के समय मौजूद होता है, इसका विकास बाद में होता है, यानी कि जन्म के साथ होता है, विकास बाद में भी होता है। जन्म के समय वह मात्र एक अंतः शक्ति के रूप में उपस्थित रहता है, अतः यह पूरे जिंदगी के दौरान विकसित होता है। यानी कि हमारे अंदर, आपके अंदर जो भी पर्सन्स हैं एडलर जी के अकॉर्डिंग, हमारे मोटिवेशनल पावर जो है अंतः शक्ति होता है, यानी कि पोटेंशियल पावर हमारे अंदर है, लेकिन वो जीवन काल डेवलप होता है कि जब तक हम जीते हैं तो हर चीज को विकसित करने के लिए, हर चीज को मोटिवेशनल में लाने के लिए हमारे होल लाइफ के लिए डेवलप किया जा सकता है। थर्ड में पॉइंट में जानेंगे कि सफलता की कोशिश क्या बताता है, इसकी विशेषता। अभिप्रेरण का एक सम्मिश्रण नहीं है, बल्कि एक
अकेला अभिप्रेरक है जो जन्म के प्रणोदन को निर्धारित करती है। यानी कि बताया गया कि ये जो हमारे मोटिवेशनल पावर है, तो अकेला मतलब सिंगल मोटिवेट नहीं हो सकता है। यानी कि उनके साथ साथ जो मोटिवेट करने वाले पर्सन हैं वो करके दिखाते हैं बच्चों को, या जो इन्वायरमेंट है उस पर उनका विकसित करता है, उनका वो ड्राइव्स निर्धारित करता है, वो कितना डेवलप कर रहे हैं, कितना मोटिवेट हो रहे हैं, वो डिपेंड करता है। वो सीनियर या माहौल को देके, सिचुएशंस, होम इन्वायरमेंट सारी उन पे डिपेंड करते हैं। फोर्थ पॉइंट हम जानेंगे बच्चे, इसकी विशेषता में सफलता की कोशिश के बारे में कि एक सर्वसाविक प्रणोदन यानी कि यूनिवर्सल ड्राइव है। यानी कि पर्सन टू पर्सन कैसे कोई काम के लिए कि उनकी ड्राइव पावर डेवलप होती है, जो सामान्य एवं स्नायु विकृत दोनों तरह के व्यक्ति में पाया जाता है। यानी कि नॉर्मल पर्सन्स जो होते हैं उनमें भी ये शक्ति होती है कि हम ड्राइव को विकसित कैसे करें, हम प्रणोदन शक्ति को कैसे विकसित करें। और जो कॉमन से हटके जिनको न्यूरोटिक पर्सन्स होते हैं उन पर्सन्स के अंदर भी ये क्षमता डेवलप किया जा सकता है। अब आते हैं बच्चों हम थर्ड पॉइंट, जो मेन पॉइंट है, सामाजिक अभिरुचि। एडलर जी ने बताया कि सामाजिक अभिरुचि से तात्पर्य इंडिविजुअल रूप से पर्सन्स अपने समाज में किसी भी काम को किसी भी पर्सन्स के हाथ बटाने में इंटरेस्ट रख सकते हैं। उनकी कल्याण की मनोवृत्ति तथा साथ ही साथ दूसरे के प्रति एम्पैथी दिखलाने की इच्छा से होती है। यानी कि हम अपने समाज में कितने इन्वॉल्व रहते हैं, कितने दूसरे पर एम्पैथी दिखाते हैं, दिखाते नहीं बल्कि उनकी एम्पैथी को फुलफिल करते हैं। वो बताए कि सामाजिक इंटरेस्ट किस पर्सन, इंडिविजुअल रूप से किन पर्सन को कितने इंटरेस्ट है अपने सोशल इंटरेस्ट में। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं जीवन शैली, यानी कि लाइफ स्टाइल या फिर स्टाइल ऑफ लाइफ। एडलर जी के योगदान की जीवन शैली एक महत्वपूर्ण संप्रदाय है, यानी कि कंसेप्ट है। जीवन शैली से तात्पर्य किसी लक्ष्य पर पहुंचने का प्रयास, व्यक्ति का अपूर्व तरीका एवं उसके आत्मसंपर्कता तथा दूसरे के प्रति विकसित मनोवृत्ति आदि से होता है। जैसे कि जीवन शैली यानी कि लाइफ स्टाइल के बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे कारक हैं कि हम अपना लाइफ स्टाइल किस तरह से करें, वो बहुत सारे कारक में बताएं एडलर जी। जैसे अनुवांशिकता कारक, यानी कि हेरिडिटी का भी असर पड़ता है हमारे जीवन स्टाइल, हमारे लाइफ स्टाइल, हमारे जीवन शैली पे। पर्यावरण, निश्चित रूप से अब जितना भी आपके घर का माहौल बहुत अच्छा है, अगर पर्यावरण जो इन्वायरमेंट है वो बहुत बैड है, अच्छे नहीं है, तो उसका भी इफेक्ट हमारे घर पे पहुंचता है। नेक्स्ट है सामाजिक अभिरुचि, मतलब सोशल इंटरेस्ट। हम कितने सोशल इंटरेस्ट रखते हैं, सामाजिक अभिरुचि रखते हैं, उस पर भी डिपेंड करता है हमारा सामाजिक लक्ष्य, हमारे स्वयं का लक्ष्य का। अगर हम समाज में इन्वॉल्व रहते हैं थोड़ा बहुत, तो हम बहुत कुछ सीखते हैं और हमारे साथ देते हैं, योगदान करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं हमारे लक्ष्य को फुलफिल करने में। और इसके अंतर्गत ये भी बात बताया गया कि एडलर जी लाइफ स्टाइल के अंतर्गत बताएं कि इसके अंतर्गत पर्सन्स को आईडी एवं सुपर ईगो जैसे कारक सम्मिलित नहीं होते हैं। और इनके अंतर्गत बच्चे जीवन स्टाइल या जीवन शैली या लाइफ स्टाइल के अंतर्गत 4 विशेषताएं उन्होंने बताया, जो पाया जाता है अधिकार दिखाने वाला प्रकार, यानी कि ऐसे व्यक्ति दूसरे पर प्रभुत्व रहते हैं, मतलब डोमिनेंट रहते हैं कि हम हावी हैं आप पे, तो अधिकार हमेशा दिखाते रहते हैं। नेक्स्ट इसके कैरेक्टरिस्टिक है प्राप्त करने वाले प्रकार, ऐसे लोग दूसरे से जितना अधिक से अधिक प्राप्त करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट थर्ड है दूर हट जाने वाले प्रकार, ऐसे लोगों में सामान्य परिहार तथा परिस्थिति से हट जाने की प्रवृत्ति अधिक देखी जाती है। यानी कि अगर विकट परिस्थिति आती है तो वो सॉल्यूशन करने के बजाय वो साइड होने की ज़्यादा कोशिश करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक रूप से उपयोगी प्रकार, यानी कि सोशली यूजफुल टाइप्स, ऐसे लोग वैसे व्यवहार अधिक करते हैं जो सामाजिक रूप से उपयोगी होते हैं, यानी कि समाज में जो होना चाहिए वैसे काम करना इनको पसंद होता है। यानी कि बच्चे लाइफ स्टाइल जो होती है
इन सारे कैरेक्टरिस्टिक के अंतर्गत होते हैं। अब हम आते हैं 5th पॉइंट, सृजनात्मक शक्ति यानी कि क्रिएटिविटी पावर। यानी कि एडलर जी बताएं कि इंडिविजुअल रूप से, व्यक्तिगत रूप से क्रिएटिविटी पावर हर व्यक्ति में अलग अलग देखी जाती है। जैसे कि सृजनात्मक शक्ति व्यक्ति के जीवन शैली को बहुत हद तक विकसित करने में मदद करती है। यानी कि अगर हमारे अंदर क्रिएटिविटी पावर अच्छी रहेगी तो जीवन शैली उसके अकॉर्डिंग चलती है। जैसे कि एडलर जी का मत है कि प्रत्येक व्यक्ति में अपनी विशेष जीवन शैली का निर्माण करने की स्वतंत्रता होती है। जैसे कि मेरी अपनी मर्जी है कि हम अपनी कितना विकसित करें क्रिएटिविटी, इसको कोई रोकने वाले नहीं। वैसे आप लोग जितने भी क्रिएटिविटी करेंगे आपके लाइफ स्टाइल में उतने तरीके से विकसित होगी, यही आपके लक्ष्य की प्राप्ति होगी। नेक्स्ट है 6, कल्पित सदस्यता मतलब फिक्शनल फाइनलिज्म। एडलर जी का मत है कि व्यक्ति आत्मनिष्ठ प्रत्यक्षण से बाह्य कारकों की अपेक्षा अधिक अभिप्रेरक होता है। कल्पित सदस्य के अंतर्गत ये बात बताया कि इंटरनल मतलब इंट्रोवर्ट से ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट पर्सन के अंदर ये पॉइंट ज़्यादा सूट करता है। ये पॉइंट कल्पित सदस्य व्यक्ति वही होते हैं जो इंटरनल कम, एक्सट्रोवर्ट ज़्यादा होते हैं। एडलर जी का मत है कि व्यक्ति भूत की अपेक्षा ऐसे प्रत्याशाओं से अधिक निर्देशित होते हैं। मतलब भूत में क्या होगा उस पर ज़्यादा वो सोच विचार करते हैं। तथा सच्चाई यह है कि कल्पनावाद पर जो एडलर के विचार थे उसकी उत्पत्ति हंस विहांगर की पुस्तक द फिलॉसफी ऑफ एज इफ, जिसका प्रकाशन 1911 में हुआ था। बच्चों हम ये भी जानेंगे इसके अंतर्गत एडलर जी सदस्य जो इस तथ्य पर बल डालते हैं भविष्य में होने वाली क्रियाओं का वर्तमान व्यवहार पर काफी प्रभाव पड़ता है के स्वीकृति के प्रति अपनी वचनबद्धता व्यक्त किया गया है। यानी कि कल्पित सदस्य वाले व्यक्ति अपनी वचनबद्धता होते हैं, जो बात बोल देते हैं उस पर थोड़ी सी अडिग रहते हैं। लास्ट पॉइंट आते हैं बच्चे जन्म क्रम यानी कि बर्थ ऑर्डर। एडलर जी का अति महत्वपूर्ण योगदान मानव व्यवहार एवं शील गुणों के विकास पे जन्म कर्म के पड़ने वाले प्रभाव हैं। यानी कि जन्म कर्म यानी कि बर्थ ऑर्डर जो होते हैं उस पर ज़्यादा प्रभाव इसलिए बोला गया क्योंकि उन्होंने जो नाम रखा चेंज करके साइकोएनालिटिक्स साइकोलॉजी, उसका चेंज करके जो इंडिविजुअल साइकोलॉजी नाम है। इंडिविजुअल मतलब व्यक्तिगत मनोविज्ञान, व्यक्तिगत एक एक व्यक्ति का अलग अलग जन्म कर्म होता है, अपने बर्थ ऑर्डर होता है। इसके अंतर्गत बताया कि जन्म कर्म के अध्ययन किया गया है, जिनके अंतर्गत 3 बातों को अध्ययन किया गया है, जो प्रथम, द्वितीय, अंतिम तथा अकेला बच्चा होता है। उनका मत है कि प्रथम बच्चे जो होते हैं वो माता पिता का अविभाजित ध्यान तथा स्नेह पाते हैं, परंतु बाद में उन्हें कटु अनुभूतियों का सामना करना पड़ता है। दूसरे जो द्वितीय तरीके के बच्चे होते हैं, दूसरे भाई बहन के प्रति घृणा एवं विद्वेष का भाव उत्पन्न करते हैं। ऐसे बच्चों को दुश्चिंता तथा अति सुरक्षा प्रवृत्ति विकसित होती है। तीसरी वाले जो होते हैं आत्मनिर्भरता की कमी होती है। और जो अकेले बच्चे होते हैं उनके बारे में बताया गया, माता पिता का अकेला संतान की स्थिति थोड़ी अपूर्व होती है, चूंकि इन्हें कोई भाई बहन नहीं होता जिसके साथ वे प्रतियोगिता कर सके। यानी कि भाई बहन जो होते हैं उनसे भी बच्चे कंपटीशन करते हैं, उसको ज़्यादा मिला मुझे कम मिला। इस तरह की कम्पिटिटिव माइंड आगे में भी जाके विकसित करती है। जो भाई बहन के नहीं होने की वजह से वैसे बच्चे कंपटीटर माता पिता को ही बना लेते हैं, माता पिता के साथ ही प्रतियोगिता प्रारंभ कर देते हैं। ऐसे बच्चों का अतिरंजित आत्मसंप्रत्यय होता है तथा उनमें श्रेष्ठता का भी भाव जरूरत से ज़्यादा ही होता है। ये भाव कि हम ठीक हैं, हम जो भी हैं बहुत अच्छे हैं। ऐसे बच्चे जरूरत से ज़्यादा दूसरे पर निर्भर होते हैं, बिकॉज ये कि बच्चे एक रहने से लोग केयर ज़्यादा करते हैं, टाइम नहीं भी रहने से केयर करते हैं, तो वो सेल्फ डिपेंड होने से थोड़ी सी वंचित रहते हैं। उनमें सामाजिक अभिरुचि यानी कि सोशल इंटरेस्ट तथा सहयोग की भावना की पर्याप्त
कमी होती है, यानी कि वो कॉर्पोरेट माइंड के भी थोड़ी सी कम होते हैं। अब हम इनका कंक्लूजन आएंगे कि हमारे एडलर जी के साइकोएनालिटिक थ्योरी क्या बताया। स्पष्ट हुआ कि एडलर के व्यक्तिक मनोविज्ञान यानी कि इंडिविजुअल साइकोलॉजी द्वारा कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान किए गए तथा इनके योगदान का विश्लेषण करने से यह स्पष्ट हुआ कि मानव व्यवहार के निर्धारक के रूप में एडलर ने सामाजिक कारकों के महत्व को स्वीकार किए हैं। यानी कि एडलर जी इंडिविजुअल रूप से हर पर्सन का अलग अलग तरीके से, अलग अलग टेक्निक से उनकी बिहेवियर को दर्शाए और सोशल इंटरेस्ट यानी कि सामाजिक अभिरुचि इनके लक्ष्य पे यानी कि व्यक्ति के गोल्स को पाने में कितनी सहयोग देता है, इन सभी के बारे में बतलाए हैं एडलर जी। बच्चों, जहाँ तक मुझे लगता है एडलर जी साइकोएनालिटिक थ्योरी में आप लोग कंसेप्ट क्लियर कर लिए होंगे। अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कांटेक्ट करेंगे, लेकिन ध्यान रखेंगे कि साइकोएनालिटिक थ्योरी है एडलर जी का, तो वो नाम बदल कर इंडिविजुअल यानी कि व्यक्तिक मनोविज्ञान इंडिविजुअल साइकोलॉजी नाम रखा गया है। इस चीज को फोकस रूप से याद रखेंगे, नहीं तो एग्जामिनेशन में थोड़ी सी परेशानी आएगी। दोनों सेम चीज है, साइकोएनालिटिक थ्योरी या इंडिविजुअल साइकोलॉजी, इसलिए इस पॉइंट को हमेशा ध्यान रखेंगे। ओके बच्चे, आज हम साइकोएनालिटिक ऑफ एडलर जी का साइकोलॉजी समाप्त किए हैं। नेक्स्ट डे में इन्हीं का आलोचना यानी कि क्रिटिसिज्म ऑफ साइकोलॉजी ऑफ एडलर जी क्लास देंगे। आज का क्लास मैं समाप्त करती हूँ। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।